हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए वेग नियम का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग नियम। आप लोगों ने अभी तक रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए गुल्डर्ग और बेज का नियम आप लोगों ने सीखा हुआ है, जिसे हम लोग द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम भी कहते हैं। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम और वेग नियम में क्या फर्क है, पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम और वेग नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम एक सैद्धांतिक नियम है, यानी ये एक सिद्धांत पर आधारित नियम है, जबकि वेग नियम प्रायोगिक रूप से निर्धारित किया जाता है। इस आधार पर हम यह समझ सकते हैं कि वेग नियम द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम की तुलना में बेहतर है, या दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वेग नियम से हम वास्तविक रूप से अभिक्रिया के दर का निर्धारण कर सकते हैं। तो अभिक्रिया के दर का निर्धारण वास्तविक रूप से वेग नियम से ही किया जा सकता है। एक साधारण एग्जांपल हम लेते हैं और एक रिएक्शन है हमारे सामने, और उस रिएक्शन को हम पहले समझते हैं। NO2 प्लस F2, NO2 प्लस F2, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है 2NO2F, 2NO2F। तो ये हमें पदार्थ प्राप्त होता है। यहां पर यदि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम की बात की जाएगी तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार यहां पर इसको बैलेंस हम पहले कर लें, क्योंकि ये बैलेंस समीकरण के लिए लागू होता है। तो यहां पर NO2 का गुणांक 2 है, तो यह इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक हो गया, और F2 का गुणांक 1 है, तो यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 हो गया। तो यदि हम इस अभिक्रिया के लिए दर का निर्धारण करते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, तो वेग या दर बराबर जो होगा हमें वह हो जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ F2। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था कल द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम में, यह स्पष्ट रूप से हमने पढ़ा हुआ था कि NO2 का गुणांक या जो भी अभिकारक है उसका गुणांक जो होता है वो उसका घात बन जाता है, घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो NO2 का गुणांक 2 है, इसलिए यह क्या होगा, इसका घात के रूप में आ जाएगा, और यहां F2 का गुणांक 1 है, तो ये इसके एक घात के रूप में प्रदर्शित होगा, जिसे हम 1 भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। ये द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से हुआ वेग या दर। तो इसे हम कह सकते हैं किससे, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से वेग बराबर हुआ। लेकिन यदि हम इसी अभिक्रिया के दर का निर्धारण हम वेग नियम से यदि करें, वेग नियम से करेंगे, तो वेग नियम से वेग बराबर हो जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ F2। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जब द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से हमारा वेग या दर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ F2 टू द पावर 1 है, और वेग नियम से इसका वेग K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ F2 है। तो आखिर सही कौन सा है, इस स्थिति में ये कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन वास्तविक रूप से वेग नियम से जो वेग निर्धारित किया गया है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू F2, यही वास्तविक रूप से दर का या वेग का निर्धारण करता है। तो यहां पर हम इस बात को इस रूप में समझें कि फिर द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम तो गलत होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम भी अपने जगह पर सही है और वेग नियम भी सही है। तो फिर
एक ही अभिक्रिया के लिए दर दो प्रकार से कैसे हो सकता है, यह भी संभव नहीं है। तो इसे हम इस रूप में समझेंगे कि जो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम है यह सैद्धांतिक नियम है, यह बात आप ध्यान रखेंगे, और वेग नियम प्रायोगिक नियम है, यानी ये प्रयोग के आधार पर ज्ञात किया जाता है। तो प्रायोगिक नियम की विश्वसनीयता अधिक होती है। तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग नियम को जान लें। क्या है वेग नियम? प्रायोगिक रूप से निर्धारित अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पदों में अभिक्रिया के वेग का वर्णन करने वाला व्यंजक वेग नियम कहलाता है। प्रायोगिक रूप से निर्धारित अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पदों में, प्रायोगिक रूप से निर्धारित अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पदों में, यानी प्रायोगिक रूप से, आप ध्यान देंगे कैसे होगा ये, तो प्रायोगिक रूप से होगा। निर्धारित अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पदों में अभिक्रिया के वेग का वर्णन जब हम लोग करते हैं जिस व्यंजक द्वारा, वो वेग नियम कहलाता है। तो वेग नियम हमारा प्रायोगिक आधार पर ज्ञात किया जाता है, प्रायोगिक रूप से ये ज्ञात होता है। तो फिर अब यहां पर हम लोग वापिस आ जाते हैं कि यहां पर क्या ऐसा किस तरह की स्थिति होगी, वाकई में कौन सी स्थिति वेग का सही ढंग से निर्धारण कर रहा है। तो निसंदेह वेग नियम से। तो फिर द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम का क्या औचित्य है, इस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले हम एक बार फिर इस नियम को बता दें। प्रायोगिक रूप से निर्धारित अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पदों में अभिक्रिया के वेग का जो वर्णन किया जाता है, जो व्यंजक होता है, उसे हम वेग नियम कहते हैं। तो इस आधार पर हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं। क्या समझा जा सकता है इसे कि जब वेग नियम से हमने वेग प्राप्त किया हुआ है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ F2, तो अब सवाल यहां पर उठता है क्या कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम कितना सही है। तो देखते हैं हम लोग एक्चुअल में अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जो अभी हमने देखा हुआ था NO2 प्लस F2 2NO2F प्राप्त हुआ था हमको। यह अभिक्रिया होती कैसे है, इसके पहले हम लोग मैकेनिज्म अर्थात क्रिया विधि पर डिस्कशन करेंगे, तब हमें यह बात भली भांति समझ में आ जाएगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, NO2 F2 के साथ रिएक्ट करता है। NO2 F2 के साथ रिएक्ट करता है और NO2F बनाता है और F इसमें रिलीज हो जाता है। यह अभिक्रिया का मंद पद होता है, यह अभिक्रिया का मंद पद है। और पुनः NO2 अभिक्रिया करता है F से और यह तीव्र पद होता है अभिक्रिया का और बनता है NO2F। NO2F। अब इस स्थिति को ध्यान से देखने पर हमें सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो 2NO2 प्लस F2 ये हमारा मूल इक्वेशन है और अभिक्रिया का जो मैकेनिज्म है वो इस आधार पर होता है। NO2 प्लस F2 एक मंद पद होता है, ये अर्थात स्लो मोशन में होता है और ये फास्ट मोशन में होता है। और साथ ही साथ दोनों स्थिति में हम देख रहे हैं ये F2 के साथ रिएक्ट करके यहां पर F आयन के रूप में रिलीज होता है और मुक्त अवस्था में रहता है वो, और NO2 फिर F के साथ रिएक्शन करके NO2F बनाता है। अब यहां पर हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं क्या कि रासायनिक अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती है, एक काफी तीव्र होती है, एक काफी मंद होती है और एक मीडियम अर्थात मध्यम स्तर की होती है, जिसको मापनीय वेग से होने वाली अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है, जिसे हमने इंट्रोडक्शन क्लास में ही
जिसके बारे में जानकारी प्राप्त किया हुआ था। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया का मंद पद होता है, जो अभिक्रिया का, याद रखेंगे, जो अभिक्रिया का मंद पद होता है, तीव्र, ये काफी तीव्र है। ये मंद कहे जाने का मतलब अब ये हुआ, एक बात को स्पष्ट कर लेंगे, क्योंकि आप कहेंगे क्या कि आपने अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा हुआ था, अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया, अत्यधिक मंद अभिक्रिया और मध्यम स्तर से होने वाली अभिक्रिया। तो फिर यहां पर ये मंद है और ये तीव्र है, तो फिर हम तो कंक्लूजन करेंगे कैसे? लेकिन नहीं, ये मंद कहे जाने का मतलब है यह ऐसा पद है जो मापनीय है, अर्थात इससे वेग का निर्धारण किया जा सकता है। तो इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि चाहे वो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम हो या वेग नियम हो, वह इस बात की पुष्टि करता है कि आप यदि दर या वेग निकालेंगे तो वेग या दर यदि हम प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ F2, चाहे वो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम हो या वेग नियम हो। अब कहेंगे क्यों? क्योंकि ये पद तो हम कैलकुलेट करेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा तीव्र पद है, लेकिन ये मंद है। ये मंद कहे जाने का मतलब अत्यधिक मंद नहीं, ये मीडियम लेवल का हमारा रिएक्शन है, क्योंकि हमने कहा हुआ था केवल हम उन्हीं अभिक्रियाओं के दर का निर्धारण कर सकते हैं, उन्हीं अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण कर सकते हैं जो मापनीय वेग से होती हैं। तो ये हमारा मापनीय वेग से होता है। ये रिएक्शन जो भी हम आपको बताए, ये मापनीय वेग से होने वाला रिएक्शन है, जबकि ये काफी तीव्र है, तो इस पद की व्याख्या तो होगी नहीं, केवल इस पद की व्याख्या होगी। और द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से हमने बताया हुआ था क्या, कि जो उसका गुणांक होता है, अभिकारकों का गुणांक, जिसको स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं, तो यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है, यहां पर भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है। तो 1 है तो घात 1 के रूप में लिखाएगा, तो आप 1 लिखिए। बात तो फिर वही हो गया ना, NO2 और F2। यदि हम फिर ये द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से यदि हम निकाले, क्योंकि उसमें से केवल किस पद को हमने सेलेक्ट किया, जो मंद पद है। यदि आप वेग नियम से निकालेंगे तब तो फिर हमने निकाला हुआ ही था K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ F2, तो फिर बात वहीं आ गई। इस तरह से चाहे वो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम हो या वेग नियम हो, दोनों एक ही लक्ष्य को निर्धारित करता है। शर्त यह है कि आपको अभिक्रिया का मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए, अभिक्रिया की क्रिया विधि मालूम होनी चाहिए, जिसके आधार पर आप ये तय कर सकें कि अभिक्रिया का कौन सा पद दर के निर्धारण में सहायक होगा। क्योंकि अभिक्रिया के सभी पद दर के निर्धारण में सहायक होगा, ऐसा समझना गलत होगा। तो आप निश्चित तौर पर इस बात को समझें कि अभिक्रिया के दर का निर्धारण यदि करना है तो अभिक्रियाओं के विभिन्न पदों को भी समझना पड़ेगा। जब तक आप विभिन्न पदों के बारे में नहीं समझेंगे तब तक अभिक्रिया के दर का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम एक सैद्धांतिक नियम है और वेग नियम एक प्रायोगिक नियम है। आप इस दोनों में फर्क कर लेंगे और दोनों स्थिति में तब हमारे पास एक ही प्रकार के दर प्राप्त होते हैं, एक ही प्रकार से दर प्राप्त होंगे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है। तो हमने वेग नियम और द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम दोनों को इस तरह से समझ लिया। इसमें एक बात और हम जोड़ना चाहेंगे कि यदि कोई अभिक्रिया है, हम एक अभिक्रिया सामान्य तौर पर लिखते हैं, एक सामान्य अभिक्रिया, और यहां पर हम स्पष्ट करेंगे एक सामान्य अभिक्रिया AA प्लस BB प्लस CC प्रोडक्ट के लिए। आइए हम इस बात को देखते हैं। यहां पर यदि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से हम इसका निर्धारण करें, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से वेग या दर बराबर हो जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C। ये द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से होगा। और द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम की स्थिति में एक संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए, एक बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए आपको अभिकारकों का जो गुणांक होता है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाता है। तो हम ऐसा लिखेंगे, यहां A, B तथा C
स्टोइकियोमेट्री गुणांक है एवं वेग नियम से यदि हम निकालते हैं, वेग नियम से वेग या दर जो होगा वो क्या होगा, k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर P, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Q एंड कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर R, जहां P, Q तथा R वास्तविक गुणांक है। तो यहां पर समझने की जो बात है, यदि आप इसी अभिक्रिया की यदि हम बात करें, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के आधार पर यदि हम अभिकारकों के गुणांक की बात करेंगे तो उसे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहा जाता है। यदि वेग नियम से हम अभिकारकों के गुणांक की बात करेंगे वह हमारा वास्तविक गुणांक कहलाएगा। एक बात और, ए बी सी तथा पी क्यू आर सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, यानी ए पी के बराबर हो सकता है, बी क्यू के बराबर हो सकता है, सी आर के बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बात होगा। ऐसा नहीं क्या कि ए बी और सी तथा पी क्यू और आर आपस में बराबर हमेशा होंगे या हमेशा डिफरेंट ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों बराबर भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। इसलिए हम इसे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक और वास्तविक गुणांक के आधार पर परिभाषित करते हैं। और फिर यदि आप कहेंगे क्या कि तब दोनों स्थिति में दर अलग अलग कैसे हो गया, तो दोनों स्थिति में जब एक ही रिएक्शन है तो दर समान होना चाहिए, बिल्कुल समान होगा। ये पी क्यू आर उसके मंद पद को प्रदर्शित करता है। मंद पद में यानी ऐसे समझेंगे कि मंद पद की स्थिति में एक मंद पद होता है, एक तीव्र पद होता है। अब क्रिया को हमने 3 भागों में बांटा था, लेकिन अब हम 2 ही बात करेंगे, एक मीडियम और एक फास्ट। काफी स्लो की बात नहीं होती है, जिसको हम मंद कहते हैं वो वाकई मीडियम लेवल का रिएक्शन है। तो केवल हम लोग मंद अभिक्रियाओं का ही कैलकुलेशन करेंगे। तो उस स्थिति में यानी मंद पद की स्थिति में उसका वैल्यूज होगा, वास्तविक गुणांक जो होगा पी क्यू और आर होगा। ठीक, तो कुछ अभिक्रियाओं का मंद पद और उसका जो तीव्र पद होता है यानी एक ही चरण में हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ए बी सी और पी क्यू आर सेम होगा। यदि अभिक्रियाओं में विभिन्न चरणों में संपन्न हुआ होगा, यदि कोई अभिक्रिया विभिन्न चरण में संपन्न हुआ है, तब ए बी सी और पी क्यू आर डिफरेंट होगा। यदि अभिक्रिया एक ही चरण में संपन्न हुआ है तब तो फिर ए बी सी और पी क्यू आर क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस स्थिति में क्या होगा, ए बी सी और पी क्यू आर हमारा डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा यह जो है वेग नियम कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं। तो अब हम अभिक्रिया की कोटि पर चर्चा करेंगे। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, उससे पहले आपको फिर एक बात हम दोहरा दें कि द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम का निर्धारण सैद्धांतिक रूप से होता है, जिसे गुल्डर्ग और वेज ने दिया था। इस पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। और वेग नियम जो है यह प्रायोगिक रूप से निर्धारित किया जाता है। इसलिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम की तुलना में वेग नियम ज्यादा व्यवहारिक है और इसी के आधार पर हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के दर का निर्धारण जब किया जाता है, जब हम रासायनिक अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं, तब इस तरह अभिक्रिया की कोटि जो होती है, अभिक्रिया के वेग समीकरण में सम्मिलित अभिकारी स्पीसीज के गुणांकों, जिसको हम लोग वास्तविक गुणांक कहते हैं, का योग ही क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया के वेग समीकरण में सम्मिलित अभिकारी स्पीसीज के गुणांकों का योग अभिक्रिया की कोटि होती है। यानी यदि एक सामान्य अभिक्रिया की यदि हम बात करें, एक सामान्य अभिक्रिया को देखें, एक सामान्य अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया ए
प्रोडक्ट के लिए, यानी ए ए बी बी सी सी एक प्रोडक्ट बन रहा है, उसके लिए यदि हम देखें तो बेग नियम से क्या होगा? बेग नियम से दर या बेग बराबर क्या होगा? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर P, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Q, कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर R। आपको इसके बारे में बताया जा चुका है, जहां P, Q और R वास्तविक गुणांक हैं जो प्रायोगिक रूप से प्राप्त होते हैं। उस स्थिति के लिए या अभिक्रिया के, यदि अभिक्रिया विभिन्न चरणों में हो रही है तो उस स्थिति के लिए हम बात कर रहे हैं, जबकि अभिक्रिया मंद पदों में होती है और उसका जो गुणांक होगा अभिकारक का, उसे ही हम PQR कहते हैं। तो याद रखना आपको, PQR वास्तविक गुणांक है और अभिक्रिया के वेग समीकरण में सम्मिलित अभिकारी स्पीशीज के गुणांकों को, जिसको वास्तविक गुणांक कहते हैं, उसका योग अभिक्रिया कोटि कहलाती है। इस आधार पर यदि आप वेग नियम से ही तय करेंगे, द्रव्यनुपाती क्रिया नियम से नहीं तय करना है, यानी किसी भी अभिक्रिया कोटि वेग नियम से तय होता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं क्या? इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो अभिक्रिया हमने अभी लिखा हुआ आपके सामने में, उसके लिए यदि आप अभिक्रिया की कोटि प्राप्त करना चाहते हैं तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी, इसलिए अभिक्रिया की कोटि बराबर P प्लस Q प्लस R। हाँ, A B C और PQR में हमने बताया समानता है क्या? यदि अभिक्रिया एक ही स्टेज में होती है, एक ही चरण में होती है, तो ABC और PQR सेम होता है, डिफरेंट नहीं होगा। ABC और PQR डिफरेंट तब होगा जब अभिक्रिया विभिन्न चरणों में होगी, अन्यथा ABC और PQR आपस में बराबर होता है। तो वैसी स्थिति में यदि अभिक्रिया एक चरण में हो रही है, अभिक्रिया कोटि को हम A प्लस B प्लस C भी कह सकते हैं, लेकिन हम इस बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए P प्लस Q प्लस R ही लिखते हैं, जहां P Q R वास्तविक गुणांक है, जहां P Q तथा R वास्तविक गुणांक है। P Q तथा R क्या है? वास्तविक गुणांक है। इस तरह से हमें अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण हो जाता है। एक एग्जाम्पल यदि हम लें और इसे समझने की कोशिश करें तो एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, NH4NO2 N2 प्लस 2H2O। इस अभिक्रिया में वेग जो है वह है क्या? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH4NO2 टू द पावर 1। चूंकि यहां पर हमारा गुणांक कितना है? 1 है और यह अभिक्रिया एक ही चरण में होती है, इसलिए हमारे लिए वेग नियम जो होगा, वेग नियम से जो वेग होगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH4NO2 टू द पावर 1। इसलिए अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? कोटि बराबर हो जाएगा P प्लस Q प्लस R। तो यहां पर हमारे पास केवल P है, 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 1। इस तरह से अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण होता है। यदि P प्लस Q प्लस R का मान 1 है तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यदि P प्लस Q प्लस R का मान 0 है तो अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मतलब क्या हुआ? यदि P प्लस Q प्लस R बराबर 0 हो जाता है तो अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। यदि P प्लस Q प्लस R का मान 1 होता है, अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी। यदि P प्लस Q प्लस R का मान 2 होता है, अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होगी। यदि P प्लस Q प्लस R का मान भिन्नात्मक रूप में होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 ना होकर के 2.5 3.5 इत्यादि हो जाता है, तो अभिक्रिया भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2 पुनः के कोटि 2 आया, ये भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया। तो हम लोग मुख्य रूप से शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे, जिसके बारे में कि हम अगले क्लास में इस पर समझेंगे। तो इसके साथ ही आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।